नी रिप्लेसमेंट सर्जरी छोटे छोटे शहर में हो रही है और लगभग 3 से 5 लाख रुपए खर्चा एक नी रिप्लेसमेंट का होता है। इस तरह से खरबों रुपया हम लोग इस पे खर्च करते हैं और मर्म चिकित्सा के माध्यम से इंस्टेंट पेन रिलीफ तो हम लोग करते हैं। इसमें दवाई को खाने की जरूरत नहीं होती। जब भी किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या घुटना खराब होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, चिकनाई कम हो रही, ऐसी स्थिति में इंस्टेंट पेन रिलीफ के साथ साथ उसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती यदि लंबे समय तक मर्म चिकित्सा उसको करते हैं। तो हम लोग इस सारी की सारी चीजों में एक बहुत आश्चर्यजनक परिणाम ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी जॉइंट में दे सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये इंस्टेंट पेन का रिस्पॉन्स तो है ही है, ये इनहेरेंट पावर ऑफ हीलिंग है। मतलब आप शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग को ठीक करने की हमारे शरीर में ऊपर प्रकृति ने एक क्षमता दी है। उस क्षमता का उपयोग जब हम करते हैं तो सारी की सारी बीमारियां, चाहे वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो, नॉन कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको सेरेब्रल पाल्सी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जहां जरूरत पड़ती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, फ्रोजन शोल्डर से लेके कमर के दर्द, कहीं का भी दर्द हो, उन सारी बीमारियों में मर्म चिकित्सा के माध्यम से फायदा होता है। और इसको यदि हम लोग जुडिशियस यूज करें और जहां पर इसका इंडिकेशन है उसके हिसाब से सारी बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए जब भी मर्म चिकित्सा की हम लोग बात करते हैं तो हम प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कैसे रोग जैसे तुरंत कोई भी लक्षण पैदा होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको अभी आपने हार्ट के संबंध में कहा कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि हमारे शरीर में 5 हृदय होते हैं, 4 तो शाखा हृदय होते हैं। तो इसमें एक हमारे हाथ में एक पॉइंट होता है जिसको हम तल हृदय कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 अंगुल होती है और यदि हम तीसरी उंगली से पूरा एक लाइन खींचे जहाँ पे ये दोनों लाइनें कटती हैं वहां पर एक तल हृदय मर्म होता है। और इसको इस ढंग से भी जान सकते हैं कि ये मुट्ठी यदि हम बंद करते हैं, मुट्ठी बंद करके देखिए तो ये बीच की उंगली जहां पर इसका स्पर्श करती है तो उसको हाथ और उंगलियां छोड़ दीजिए, बीच की उंगली लगा ऐसे हटा लीजिए, इनको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, ऐसे दिखाइए। ये बीच की उंगली जहाँ पे स्पर्श करती है क्योंकि इसमें हल्का सा इनका असर है, इस हाथ में आप देख सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, इस हाथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद, ऐसे नहीं, मुट्ठी बंद कीजिए पूरी, अब बीच की उंगली रखे बाकी हटा लीजिए। तो ये जहां पर ये स्पर्श करती है, ये देखिए जहां पर बीच की उंगली तल का स्पर्श करती है मुट्ठी बंद करने पर उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। और उस तल हृदय मर्म पर यदि हम दबाव देते हैं तो किसी भी तरह की ऐसी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वाली कंडीशंस को या हाइपरटेंशन की कंडीशन को, जब ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता हो, ऐसी स्थिति में हम इसको लगातार इसको दबाते रहते हैं तो आप इसको रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, दौरा पड़ता है तो और हाथ पैरों के तले मले जाते हैं। हाथ पैर के तले मलने का एक ही कारण है कि यहाँ पर एक तल हृदय मर्म होता है जिसको दबाते हैं और उससे रोगी को तुरंत फायदा होता है। तो जितने भी ब्रेन स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के केसेस हैं उनमें इसको प्री इमरजेंसी मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा रह गया, ये भी ठीक हो जाएगा। और भाई इसको ऐसे ऐसे ताली बजा के दिखाइए। रोगियों को और हमारे प्रतिभागियों को एक बहुत ही अच्छा ठीक है संदेश दिया है और उनकी चिकित्सा के लिए लोग लाभान्वित भी हुए। हमारे विभाग में संख्या ओपीडी में प्रतिदिन इस तरह के मरीज पहले तो कम आते थे, हम लोग थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि ओपीडी नंबर 15 में प्रतिदिन हमारे विशेषज्ञ वहाँ रहेंगे विभाग के और 16A में सोमवार और मंगलवार को प्रतिदिन हमारे सेवाएं बड़ चिकित्सा के रूप में समाज में देंगे। इस कार्यशाला में अब तक 140 के लगभग हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा के क्लिनिकल और प्रैक्टिकल दोनों आस्पेक्ट को देखा है और प्रतिदिन लगभग हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे अभी बहुत सारे पेशेंट हमारे बच्चे आए हुए थे आए हैं और उसके बाद यदि ऐसे नहीं करेंगे तो गैंग्लियोनिक सिस्ट हो जाती है, आपने जो से दवा के गड़बड़ हो जाएगी।
कैसे करना हम बताएंगे आपको। आप जा रहे हैं उनके साथ, आप जा रहे हैं, आप जाइए, उनको बतला दीजिए। कहलाते हैं ये according to medical definition specific part of the body which are very vulnerable to trauma known as मर्मा। जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं आघातित होने पर घातक हो सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। ठीक है, एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस may lead to death or what many other complications regarding the physiological function and anatomical configuration। या तो हाथ पैर बेकार हो जाएगा या वो काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मर्म पे चोट लगेगी। ये लिखा है कि यदि कक्षाधर मर्म पर आघात होता है तो क्या होता है कि ये जो मांसपेशियां, इस कंधे की मांसपेशियां सूखने लगती है या खराब हो जाती है, फैनिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, ये मांसपेशियां सूख जाएंगी। ऐसे विभिन्न प्रकार के मर्म हैं जिन पर ये लिखा है। और फिर हम लोगों को ये बताया जाता था जब हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने आए, तो जब हम लोग यहाँ पढ़ने आए तो हम लोगों को बताया गया कि जब भी सर्जिकल प्रोसीजर करना है, सर्जरी में एडमिशन लिया शल्य तंत्र में, तो हमारे गुरुजनों ने बताया कि जब शल्य कर्म करें तो इन पर चोट नहीं लगनी चाहिए, इस पे इंसिजन नहीं देना चाहिए। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई ये कैसे, एक मन में ये भाव था कि भाई आयुर्वेद की ये विधा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है और इससे पूरे दुनिया में हम लोग सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं। तो रिट्रोग्रेड स्टडी की। रिट्रोग्रेड स्टडी का मतलब क्या, हम लोगों के पास एक सूचना थी कि जब गर्दन और सिर के जोड़ पर चोट लगती है तो क्या होता है, चलमूदा होती है। यहाँ पे एक मर्म होता है जिसको क्या कहते हैं, क्रिकाटिका मर्म कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब काम शुरू किया 91 में, इस पे रिसर्च करनी शुरू की, तो सबसे पहले हम लोगों ने उन रोगियों को लिया जिन रोगियों की गर्दन हिलती थी, किसी भी कारण से हिलती थी, चाहे वो पार्किंसन की बीमारी से या किसी चोट की वजह से, और उसके क्रिकाटिका मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए कहा कि उसको उस पे दबाव देना है, कहाँ पे क्रिकाटिका मर्म होता है उसको आइडेंटिफाई किया और देखा कि जब उसको दबाना शुरू किया तो उसके परिणाम आश्चर्यजनक थे। और आश्चर्यजनक क्या थे कि उसको कहने लगा कि जब से हम इसको ऐसे ऐसे दबा रहे हैं तो हमारी गर्दन हिलनी कम हो गई, हाथ पैर हिलने कम हो गए। तो लगा कि कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। जैसे आप इसको ये समझिए, यदि मैं इससे कहूँ कि माइक है और माइक का यदि ये बटन खराब हो जाता है तो उसमें आवाज आनी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम इसको ठीक करेंगे तो आवाज वापस आनी चाहिए। ये सिस्टम है नहीं है। तो उस सिस्टम के आधार पे हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और फिर देखा कि जो महर्षि सुश्रुत ने लिखे हैं उनको एक एक मर्म को आइडेंटिफाई किया, उसके कॉम्प्लिकेशंस नोट किया और वो देखा कि वो किस वजह से होते हैं, कौन सी नर्व उसमें अफेक्टेड होती है या कौन सा जॉइंट अफेक्ट होता है, क्या होती है। और उसके बाद उससे संबंधित मर्म को स्टिमुलेट करने की कोशिश की और देखा कि बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से परिणाम ऐसे ही। देखिए, जैसे इन मरीजों को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा, तो पहले हमको भी आश्चर्य होता था कि हो कैसे रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने भी वही चीज पढ़ी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथियों ने पढ़ा, जो यहाँ डॉक्टर के एम द्विवेदी ने पढ़ा, जो डॉक्टर डी एन पांडे ने पढ़ा, वो हम साथ एक बैच के, तो वही चीजें हमने पढ़ी। तो क्या किया हमने, इन लोगों से यदि मैं शेयर करता तो ये हमें गाली देते। क्या गाली देते कि कहते कि भाई जिस मर्म पर चोट लगने से आदमी मर जाता तुम उसको दबा रहे हो, मारोगे क्या मरीज को, ये तो कहते और क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एक तरह की सूचना हमने इनसे बात नहीं की, किसी भी आयुर्वेद के फैकल्टी या मेडिकल फैकल्टी के साथ काम नहीं किया। हमने काम किसके साथ शुरू किया, नए रोगियों के साथ काम करना शुरू किया और रोगियों को भी ये नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और पैल्पेशन जो पाल्पेट कर रहे हैं, उस बहाने से हम लोगों ने उसको छूना शुरू किया, क्योंकि हमें भी डर था कि भाई कहीं ये कोई घातक तो नहीं हो सकता, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, इसलिए उस पर धीमे धीमे देखा। लेकिन रोगियों ने क्या बताना शुरू किया कि भाई आपने जब इसको ऐसे ऐसे दबाया तो उसके बाद से तो मेरा दर्द चला गया, इसके बाद से तो मेरा ये हाथ भी उठने लगा, इसके बाद से तो मुझे ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, इसके बाद से तो मेरी डायबिटीज ठीक हो गई। जब लोगों ने ये कहने शुरू किया तो फिर हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया और फिर हमने उसका डेटा लिया और कैसे ये काम करती है उसको शास्त्र से मिलाया और विज्ञान से मिलाया कि कैसे वो काम करती है। तो उसके पूरा का पूरा विज्ञान उद्घाटित हो गया और उसमें हम लोगों ने लगभग 6-7 किताबें इसमें लिखी और 50 उसमें पेपर पढ़े और इसको योग के विद्यार्थियों के साथ काम करना शुरू किया। योग के विद्यार्थियों के साथ कैसे काम करना शुरू किया कि जब भी हम कोई भी यौगिक एक्सरसाइज करते हैं, यौगिक प्रैक्टिस करते हैं, आसन करते हैं, तो अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। और वो वही मर्म बिंदु होते हैं जो मर्म है जब भी हम कोई आसन करते हैं। जैसे हम लोगों ने पद्मासन लगाया, तो पद्मासन लगाने से जो हमारी एडी इनग्वाइनल रीजन पर जो स्पर्श करती है उस जगह पे एक विटप मर्म होता है और विटप मर्म
पर चोट लगने से व्यक्ति में नपुंसकता आती है, ऐसा मैसेच्यूसेट्स ने लिखा। तो अब हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और जहां नपुंसकता के केसेस, जहां इनफर्टिलिटी की कंडीशन होती थी, उसमें हम लोगों ने उस मीटअप मर्म को स्टिमुलेट करने के लिए मरीजों को बोला। तो कहने लगे, उसमें बहुत सारे अच्छे परिणाम मिले कि भाई ये बहुत ऐसे, देखिए उसमें फेलियर भी है। यदि कंप्लीट कहीं कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं है, कोई फंक्शनल डिफेक्ट है, तो निश्चित रूप से मर्म के माध्यम से 100% ठीक होता है। लेकिन यदि कोई कहे कि भाई कान में कॉकलिया नहीं है हमारे, ठीक है, कॉकलियर इम्प्लांट के लिए बताया कि कॉकलिया है ही नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई मैं विदुर मर्म दबा के उसके कान में उसकी साउंड को वापस ला दूंगा, तो ये संभव नहीं है। संभव है नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बचना, यदि कोई बड़ा सा करीबन 50 ग्राम का कोई गॉल स्टोन पड़ा हुआ है, तो क्या आप उसको गॉल स्टोन को मर्म के सहायता से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीबीडी का साइज आप जान रहे हो कितना होता है। कोई बहुत बड़ा स्टोन यदि है तो उसको नहीं निकाल सकते। तो इसकी लिमिटेशन आपको समझनी चाहिए। और यदि आप कोई इंसिजनल हर्निया, पूरा इंसिजनल हर्निया है और इंसिजनल हर्निया को आप कहें कि मैं मर्म दबा के इसको ठीक कर दूंगा, तो संभव नहीं। मर्म से आप क्या कर सकते हैं? मर्म से उस मसल की आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, मसल को प्रोट्रूड होने से बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो रिपेयर है, जस्ट यू हैव टू गो फॉर द रिपेयर। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ द मर्म साइंस को समझना कि कहां पे हमें मर्म चिकित्सा नहीं करनी, लेकिन मर्म चिकित्सा कहां करनी है ये बहुत जरूरी है। जहां भी, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस कमरे में यदि 40 साल से इसमें अंधेरा है, कमरा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, बिल्कुल अंधेरा है, और कोई आदमी 40 साल के बाद आता है, यहाँ बल्ब जलाता है, ये बटन दबाता है, तो लाइट आने में कितना समय लगता है? ये तो नहीं कि भाई 40 साल से कमरे में अंधेरा है तो लाइट आने में समय ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं। तो किसी भी बीमारी में, जो कितनी भी पुरानी बीमारी हो, उसमें परिणाम आने में उतना ही समय लगता है जितना कि मर्म चिकित्सा में किसी नई बीमारी को आने में लगता है। जैसे अभी आपने देखा कि पांडे जी थे, कौन थे जिनको पेरालिसिस था, ये जो अभी पेशेंट देख रहे थे, क्या नाम था? हाँ, ये रमेश जी का। देखिए, इनको 1 साल पहले हेमिप्लेजिया हुआ, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हेमिप्लेजिया हुआ, राइट साइड हेमिप्लेजिया हुआ। यदि ये चिकित्सा उनको 1 साल पहले दे दी जाती तो वो ठीक हो जाते, उसी समय ठीक हो जाते। लेकिन ये प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध का खेल मतलब जिसको जब ठीक होना तभी ठीक होता। बाबा विश्वनाथ जी की परमिशन के बिना वो पहले ठीक नहीं होता। जब भोग खत्म होंगे तभी ठीक होगा। तो उसके हिसाब से वो आ जाए तो आज उनको परिणाम मिले। और मैं समझता हूँ कि आप कंटिन्यूटी में करेंगे तो 2-3 दिन में वो बहुत अच्छे ढंग से चलने लगेंगे और इट विल बी ऑल राइट। हमने 16-16, 17-17 साल पुराने हेमिप्लेजिया के, पैराप्लीजिया के केसेस किए, वो आज बिल्कुल ठीक है। जिनको बोल नहीं सकते थे, पता लगा 17 साल के बाद वो ठीक से बोलने लगे। एक पत्रकार है हमारे और उत्तराखंड में, उनको 16-17 साल पहले पैरालिसिस हुआ तो चल नहीं सकते थे। एक हाथ बिल्कुल एक तरह से स्टिफ था, एक पैर स्टिफ था, बड़ी दिक्कत से चलते थे, पकड़ के चलाते थे उनको, एक आदमी पकड़ के चलता था और मुंह से ठीक से बोल नहीं सकते थे। आज करीबन 4-6 महीने से निरंतर मर्म चिकित्सा वो अपने घर पे कर रहे हैं। हम लोगों ने करके उसके रिस्पॉन्स बता दिया कि ऐसे करना, और उसके बाद रिस्पॉन्स आ गया। और आज ये हाल है कि वो दोबारा से वो अपना प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं 15-17 साल के बाद। कह रहे हैं फिर मैं पत्रकारिता करूंगा। और आप समझ सकते हैं कि यदि ये 15-17 साल पहले भी उनको उपचार दिया जाता तो वो ठीक हो सकते थे। तो ऐसे हजारों लाखों केस हम लोग देखे हैं जिनको कि किसी भी तरह से हम लोग मर्म चिकित्सा यदि देते तो ठीक कर सकते थे। और ये हम लोग कहते हैं कि मर्म चिकित्सा को ये नवांग, आपने अष्टांग आयुर्वेद का नाम सुना है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ये नवांग आयुर्वेद है। नवांग आयुर्वेद का मतलब कि आयुर्वेद का नवा अंग है और आयुर्वेद का नवीन अंग है। देखिए, महर्षि सुश्रुत ने या हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि सिर्फ 8 अंगों में आप सीमित रहिए। आयुर्वेद की वृद्धि कैसे भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। तो इसको नवीन अंग भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ये नवा अंग भी कहते हैं। और इसको जैसे शल्य तंत्र के लिए कहा जाता है कि सर्वतंत्र सामान्य, हर तंत्र में इसकी उपयोगिता है। हर तंत्र का मतलब क्या है, ENT में इसकी जरूरत हो सकती है, गायनी में इसकी जरूरत हो सकती है, काया चिकित्सा में इसकी जरूरत हो सकती है। किसी भी तरह की बीमारियां हैं उसमें शल्य चिकित्सा की जैसी आवश्यकता हो सकती है, ऐसे ही मर्म चिकित्सा का उपयोग जितनी भी बीमारियां, चाहे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है जिसको हम भूत विद्या कहते हैं, चाहे रसायन है, बाजीकरण है, किसी भी तरह के जो हमारे अष्टांग आयुर्वेद है उसमें मर्म चिकित्सा का यदि इनपुट आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पंचकर्म के लोग यदि हैं, पंचकर्म के बैठे हैं कुछ लोग जो पंचकर्म चिकित्सा से परिचित है, तो पंचकर्म में विशेष रूप से हम लोगों ने कहा, देखिए पंचकर्म की चिकित्सा एक OPD प्रोसेस के तौर पे नहीं होती, उसके लिए एक सेटअप की जरूरत होती है। हम लोगों ने क्या किया, मर्मों पर ही मर्म अभ्यंग की परिकल्पना की। मर्म अभ्यंग का मतलब क्या, देखिए जब भी हम किसी खेत में यदि 100 पेड़ हैं और उसमें हमें सिंचाई करनी होती है तो 2 विधियां होती है।
एक विधि होती है कि हमने पूरी खेत में नाली बनाई और पूरा का पूरा पानी भर दिया, और दूसरी ये होती है कि जैसा पेड़ है उसके हिसाब के से हम उसके अनुरूप उसकी प्रकृति के हिसाब से उसमें क्या डाल दें, पानी डालें। केले के पेड़ में यदि बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा, सूख जाएगा। और जो यदि कैक्टस में डालेंगे, कैक्टस में अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। तो हर प्रकृति के अनुरूप ऐसे जो मर्म होते हैं हमारे, क्या है, सौम्य है, आग्नेय है, सौम्याग्नेय है, वायव्य है, अलग अलग तरह के मर्म है और अलग अलग तरह के उसका रचना धातु है। उस रचना धातु के हिसाब से यदि हम पूरे तेल की मालिश कर रहे हैं, रगड़ घस्सी कर रहे हैं, पूरा 2-4 लीटर तेल लगा रहे हैं, आजकल तो वही हो रहा है, सिर्फ मसाज के नाम पे क्या हो रहा है, सिर्फ तेल डाल रहे हैं और रगड़ रहे हैं। लेकिन यदि मर्म के हिसाब से आपको करना है, उसके वही परिणाम लेने, तो आपने कुछ नहीं करना है, चाहे बलादी तेल है, चाहे महानारायण तेल, उन मर्म स्थानों पर यदि आप सिर्फ अभ्यंग करते हैं, मर्म का अभ्यंग करते हैं, तो मर्म के परिणाम भी मिलते हैं और पंचकर्म का फायदा भी आपको मिलता है। तो ये एक मैं आप उन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि जिनके पास किसी भी ऐसी रिमोट कंडीशन में वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या चिकित्सा कर रहे हैं, और मर्म का भी आप परिणाम ले सकते हैं और पंचकर्म का भी आप उसको उसमें परिणाम ले सकते हैं। तो ये मर्म की एक ऐसी उपादेयता है जिसको कि आप समझ सकते हैं कि कैसे एप्लीकेबल हो सकता है आज के संदर्भ में। ये नाभि के लिए हम लोग कहते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है क्यों घातक होते हैं। आपने भगवान राम और रावण का युद्ध देखा होगा, नाभि पर तीर लगा था तो मृत्यु हुई। दूसरा आप देखें कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा क्योंकि वहां पर क्या था, तल हृदय मर्म था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। तो ये मर्म को समझने की बहुत जरूरी है कि मर्म क्यों घातक हो सकते हैं। इसलिए मर्मों के लिए कोई भी खेल नहीं, बिल्कुल जिसको यह है कि भाई मुझे मर्म चिकित्सा करनी, उसी को सीखना चाहिए, उसी को प्रैक्टिसाइज करनी चाहिए। ये कैजुअल नहीं है कि हाँ कहीं भी दबा दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रोटोकॉल भी फॉलो करना, मर्म की मर्यादा का पालन जरूर करना। बिना मर्म की मर्यादा का पालन किए हुए, देखिए हमें प्रोफेसर देशपांडे साहब हमारे जो गुरुजी थे, वो बताते थे कि द टिश्यू रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप टिश्यू की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे कि कहीं भी आर्टरी फोर्सेप से पकड़ लेंगे, कहीं भी आप चिटिल कोई भी फोर्सेप लगा देंगे, कहीं काटेंगे, कहीं भी कैसा भी इंसिजन देंगे, तो टिश्यू आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, हील नहीं करेगा। तो आप जैसे टिश्यू की रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमें मर्म की मर्यादा का भी पालन करना। तो मर्म की मर्यादा क्या होती है आप समझ लीजिए कि मांसशिरा स्नायु अस्थि संधि, इनका जो यहाँ सम्मिलन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। और मार्यंती मर्माणी भी हम कहते हैं कि जब जहां पर आघात लगने से, चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको हम लोग मर्म कहते हैं। तो इन मर्म की मर्यादा पालन करनी है, इसीलिए इसका डोज कैलकुलेशन हम लोगों ने की। देखिए जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो हमें पता है कि रस औषधि कितनी मात्रा में देनी है, कोई भी जो शुद्ध किया हुआ जहर है, विष है, उपविष है, कितनी मात्रा में देने हैं, और चूर्ण कितनी मात्रा में देना है, फसाय कल्पना कैसे देनी है, ये सब लिखा है। लेकिन मर्म के स्टिमुलेशन के लिए क्योंकि चिकित्सा में इसका उपयोग नहीं होता था, इसलिए इसकी कोई न तो डोज थी, कितनी बार देना है, कैसा देना नहीं था। तो एक सामान्य विचार आया कि मिनिमल स्टिमुलेशन शुड बी गिवन टू द मर्मा पॉइंट। देखिए यदि हमारे पास ये एक आर्टिकल है, इसको हमें तोलना है, तो एक तराजू के पड़ले पर हम इसको रखें और दूसरी जगह 50 किलो का वजन रखेंगे तो क्या होगा, पहले 50 हटाएंगे क्योंकि ये तो ऊपर ही रहेगा, फिर 40 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 20 रखेंगे, फिर 1 किलो रखेंगे, फिर आधा किलो रखेंगे, पता लगा 50 ग्राम का। दूसरी विधि क्या हो सकती है, हमने 50 ग्राम का रखा, यहाँ से हमने 20 ग्राम से शुरू किया। कहाँ से शुरू किया हमने, 20 ग्राम से। फिर 20 ग्राम में देखा कि नहीं ये तो अभी ज्यादा है, तो फिर क्या करना, 30 रखना, 50 रखना, तो ये 50 ग्राम में ये होगा। तो जस्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द मिनिमल प्रेशर। कैसे करना है, मिनिमल प्रेशर से स्टार्ट करना है, और 0.8 सेकंड का स्टिमुलस विच इज द मोस्ट कॉमन स्टिमुलस जो हमारा शरीर बचपन से झेलता है। एक कार्डियक साइकिल में कितना समय होता है, 0.8 सेकंड का। वो आप देख रहे हैं कि 24 घंटे हमारे हार्ट को उस स्टिमुलस को सहने की आदत है। तो हमने क्या किया, मिनिमल स्टिमुलस कितना का रखा, 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड जानते हैं आप कितना होता, यदि आप मरीज से कहेंगे 0.8 तो समझेगा। तो हम लोगों ने उसकी एक यूनिट बनाई, ओम नमः शिवाय यूनिट। जैसे ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है तो इसकी हम लोगों ने बनाई। आप यदि 72 बार ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय यदि 72 बार कहते हैं तो 60 सेकंड होते हैं। आज चाहे जाके आप एक बार घड़ी मिला के उसको देख लेना, टाइमर लगाइए और 72 बार ओम नमः शिवाय कह के देखिए तो किसी के 58 सेकंड होंगे, किसी के 62 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 59 होंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी में, जल्दी भी नहीं बोलना, ठीक से बोलना जितने में आप बोल सके। तो उतनी देर के लिए एक स्टिमुलस देना, फिर छोड़ना, फिर देना, फिर छोड़ना। कितने स्टिमुलस देने एक बार में, 15 से 18, क्योंकि हम 1 मिनट में 15 से 18 सांस लेते हैं। उसी रिदम से करेंगे तो 1 मिनट मिनिमम, यदि मैक्सिमम टाइम टेकन टू स्टिमुलेट सिंगल मर्मा पॉइंट इज 1 मिनट।
1 मिनट से ज्यादा नहीं, यदि हम उस स्पीड से भी थोड़ा थोड़ा करें, 0.8 कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा दिया, इस ढंग से 15 से 18 देंगे तो क्या कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा समय कितना लगेगा, 1 मिनट एक मर्म पे लगेगा। तो ये मिनिमल स्टिमुलस की हमने 0.8 सेकंड है, 15 से 18 बार इसको स्टिमुलेट करते हैं, दिन भर में 3 बार करते हैं, क्योंकि ये त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला अंगन्यास और करन्यास से निकला हुआ एक तरह से उपक्रम है। ठीक है, दिन भर में हम क्या करते हैं, 3 बार संध्या करते हैं, 3 बार हम क्या कहते हैं, सिरों क्या कहते हैं, शिखा बंधन करके और अंगों को स्पर्श करते हैं। तो चाहे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं या कोई भी पूजन करते हैं, तो अंगों का अंगन्यास और करन्यास किया जाता है। तो ये वही मर्म बिंदु है जिनका हम अंगन्यास और करन्यास के दौरान, जिसको मर्माच्छादन कहते हैं, मर्म कवच कहते हैं, बहुत सारी चीजों से वेदों में भी और सारी चीजों में लिखा, लेकिन मर्मों से आच्छादन किया जाता था। अब हम लोग इसको डायरेक्ट प्रेशर से मर्म चिकित्सा के माध्यम से इसको उपचारित करते हैं। और प्रेशर कितना देना है, अफोर्डेबल और एप्रिशिएबल। अफोर्डेबल का मतलब उसको महसूस कर सके, बेरेबल होना चाहिए, उतना नहीं कि आपने जोर से दबाया, पता लगा बेहोश हो गया, या उसको बहुत भयंकर दर्द हो रहा, तो उसको एक अफोर्ड भी कर सके, बेर कर सके और एप्रिशिएबल हो। अब आप ये कहें कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा और ये मर्म चिकित्सा हो गई, तो नहीं, तो एप्रिशिएबल भी होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए कि प्रेशर है, उस एप्रिशिएबल होना चाहिए, और क्या कहते हैं, और दूसरा अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, ये दूसरी चीज मैंने बताई। तीसरा उदाहरण आपको बताया जीसस क्राइस्ट का, इसमें भी हाथ और पैर में नेलिंग कर दी गई थी, जिससे उनकी डेथ डिवाइस हुआ। ये पुरानी बात है। अब ये एक और उदाहरण है स्तपनी मर्म का। आपने विषालग्न मर्म की बात सुनी हो। विषालग्न मर्म का मतलब है कि ये जिस शल्य पर जब हम शल्य को निकाल देते हैं तो तुरंत वहां एक क्षय से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा कि यहाँ पर राजा दशरथ का तीर लगा, जैसे ही तीर निकाला गया वैसे ही उसकी डेथ हो गई, तो इसको विषालग्न मर्म कहते। तो इन्हीं चीजों से हमें मर्म की उपयोगिता, उपादेयता और उनकी जो मर्यादा समझ में आई कि भाई ये बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अब ये जो पुरानी चीजें हमने आपको बताई और नए रिसेंट है कुछ, जो फिलिप ह्यूज, मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने सुना होगा, आप जब छोटे रहे होंगे 8-10 साल पहले, तो ये फिलिप ह्यूज बस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, बड़ा अच्छा बैट्समैन था। इस पे भी एक बॉल लगी कनपट्टी में और उसकी डेथ हो गई। बाहर से चोट नहीं है, पता लगा अंदर ही अंदर यहाँ पे शंख मर्म होता है, तो हमें लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं मर्म ऐसे होते हैं कि जो घातक हो सकते हैं, सिर पर चोट लगने की। इसी ढंग से रेमन लांबा पे भी चोट लगी और चोट लगने के बाद उसका डिवाइस हो गया। तो हम लोग मानते हैं कि जब तक हमारे मर्म सुरक्षित रहते हैं तो व्यक्ति जिंदा रहता है, और जब मर्म आघातित होते हैं तो ये इसकी डेथ हो जाती है। तो हम लोग मर्म चिकित्सा को कहते हैं कि ये यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल साइंस है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि कुछ कोई है तो मर्म चिकित्सा है। ठीक है, मैं कल एक मजाक में कह रहा था कि यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि रावण के शरीर में कितने मर्म थे, तो कोई बता सकता है? प्लस 107। ठीक है, 107 तो एक आदमी, एक सिर और शरीर के कितने होते हैं? 107, और बाकी 9 सिर के कितने हो गए? 37 × 9। तो रावण के शरीर में कितने मर्म होंगे यदि मैं पूछूंगा, तो ये प्रश्न आएगा। अब आगे के जब अध्याय हो जाएंगे, अब आप जब हम सिलेबस में लगा देंगे तो आपसे पूछेंगे, फिर पूछेंगे अष्टभुजा जो है उनके कितने मर्म होते हैं, तो 11-11 और जोड़ने। क्या जोड़ने? ठीक है, ठीक समझ रहे मेरी बात? उतने मर्म होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कंठ के ऊपर कितने मर्म होते हैं, तो 37 मर्म होते हैं। सबसे पहले रावण के ही मर्म गिनने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको जानना चाहिए। तो ये जो मर्म चिकित्सा होती है यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम है, और तब से है जब से मनुष्य इस धरा पर है, तब से ये सारे के सारे मर्म हैं, और इससे हम लोग लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए हैं। और क्योंकि देखिए इस समय हम लोग करीबन 2011 से ये कोर्सेज कई विश्वविद्यालय में चला रहे हैं। दिल्ली के भारतीय विद्याभवन में पढ़ाते हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में MSc में पढ़ाते हैं, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इसके पाठ्यक्रम में, ऐसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा से लगभग 11-12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया है, और हजारों बच्चे मर्म चिकित्सा के द्वारा लाखों लोगों तक पहुंचे हैं, और उसके बहुत ज्यादा उत्साहजनक परिणाम है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि इट इज द नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिसिनल ऑप्शन, और ये गरीब से गरीब व्यक्ति की चिकित्सा कर सकता है, और वो उस अमीर व्यक्ति की भी चिकित्सा कर सकता है जिसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं, वो मर्म चिकित्सा के माध्यम से भी उसको लाभ दिया जा सकता है। और कौन कौन सी बीमारियां हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज, पेनफुल नी डिजीज, और ये बहुत सारी बीमारियां जो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। इसमें हम लोग बाकी सारी चीजों की तरफ कम ध्यान देंगे, क्योंकि जल्दी से मुझे 10 मिनट में इसको कंप्लीट करना, उसके बाद हम लोग मरीज देखते हैं। तो मर्म चिकित्सा को हम लोग कहते हैं कि इट इज द इंस्टेंट वे ऑफ द हीलिंग।
मर्म चिकित्सा के लिए मैं कल भी बार बार हम लोग ये बताते हैं कि आयुर्वेद का फार्माकोपिया दुनिया का सबसे बढ़िया समृद्ध फार्माकोपिया है, लेकिन ये विश्व की सबसे जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे 2-3 कारण। एक तो दुराग्रह है, दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के लोगों का दुराग्रह है कि भाई इसमें आप मेटल यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं। देखिए, अंधे व्यक्ति को रूप और गुण की प्रशंसा का अधिकार नहीं, वो अंधे हैं, वो जानते ही नहीं आयुर्वेद में क्या है। वो वैसे ही झूठे बोल रहे हैं कि भाई मेटल से आप भस्म यूज कर रहे हैं तो आपका किडनी खराब हो रहा है, फलाना खराब। हम तो 40 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं हम हजारों लाखों मरीजों में इस्तेमाल किया, आज तक किसी का किडनी खराब नहीं हुआ। तो ये एक तो दुराग्रह है। दूसरी 2 चीजें और कही जाती हैं कि यू डोंट हैव द इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, कि आपकी चिकित्सा पद्धति में तुरंत वेदना का उपाय नहीं है, यही कहते हैं ना। और दूसरा इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में कल भी बात कह रहा था। देखिए, आप लोग भी जब भी आपसे कोई कहे, कोई भी आपका काउंटर पार्ट कहे कि आपके पास इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है, हम इमरजेंसी करते, तो उनसे कहिए कि भाई इमरजेंसी की परिभाषा बता, तुझे आती है इमरजेंसी की परिभाषा? इमरजेंसी किसे कहते हैं? यदि इमरजेंसी कब होती है? अस्पताल में कोई इमरजेंसी होती है? कभी नहीं होती। मुखर होके कहिए। इमरजेंसी होती है 50 किलोमीटर दूर, खेत में होती है, खलियान में होती है, गाड़ी में होती है, हवाई जहाज में होती है, पहाड़ पे होती है, किसी रिसोर्ट में होती है, अपने घर पे होती है इमरजेंसी। आप किसके पोस्ट इमरजेंसी के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको इलाज करते हो, उसको इमरजेंसी कह के हमें बेवकूफ बनाते हैं। आप क्या करते हो? आप कोई इमरजेंसी का इलाज नहीं करते। आपको भी मुखर होकर कहना कि इमरजेंसी आपके अस्पताल में नहीं हो रही है, ये करीबन 10 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, आधा घंटे पहले इमरजेंसी हो चुकी है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो उसका उपचार किससे हो सकता है? वहीं पर मर्म चिकित्सा से उसका उपचार हो सकता है। दूसरी कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है जो साइट पर या इमरजेंसी का कोई उपचार करते हो। इमरजेंसी तो मर्म चिकित्सा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप इमरजेंसी का उपचार कर सकते हैं। तो ये इंस्टेंट वे ऑफ हीलिंग है, परमानेंट वे ऑफ हीलिंग है, इट इज द नेचुरल वे ऑफ हीलिंग एंड इट इज नॉन इन्वेजिव वे ऑफ हीलिंग। इसमें किसी ढंग का कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती, कोई कैथेटर नहीं डालना है, कोई सुई नहीं लगानी, कोई निडल प्रिक नहीं करनी। तो आप इसके माध्यम से तुरंत इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो गर्व से हर व्यक्ति को कहना चाहिए कि इमरजेंसी का मैनेजमेंट यदि कोई कर सकता है तो आयुर्वेद के विद्यार्थी कर सकते हैं, और वो भी किसके माध्यम से कर सकते हैं? हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। एलोपैथिक साइंस में बड़े बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं किया जाता। इमरजेंसी तो हो चुकी है। इमरजेंसी कहां हो गई? हार्ट अटैक उसको पड़ गया, ब्रेन स्ट्रोक उसको हो गया, पैरालिसिस उसको हो गया। अब आप उसके बाद में कहें कि भाई मैं इमरजेंसी का मैनेजमेंट कर रहा हूं, तो इमरजेंसी का मैनेजमेंट वो कभी नहीं करते। जिस दिन आप ये दृढ़ता पूर्वक ये कहने की स्थिति में होंगे तो आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपके पास इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं। ठीक है? तो इसलिए इन चीजों को समझिए और उनके बातों का, जो गलत बातें, उनका मुखर होकर जवाब दीजिए, तभी आप अपनी साइंस के साथ आप एक तरह से उसका भला कर सकेंगे। तो मर्म चिकित्सा क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ हीलिंग एंड इट इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या है? इसमें 2 आदमी चाहिए होते हैं। ना किसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, ना किसी बहुत बड़े एसी कमरे की जरूरत है, ना कहीं कोई एक आदमी वो चाहिए जिसमें 107 मर्म स्थान होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं, वो जिंदा होना चाहिए। ठीक है? समझ रहे हमारी बात? आदमी तो है। मर्म चिकित्सा किसमें की जा सकती है? जिसमें प्राण हो। दूसरी चीज क्या? एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस प्राण की ऊर्जा के केंद्रों को जानता हो और उसकी एक्टिविटी को जानता हो, उसको कैसे स्टिमुलेट करना उसको जानता हो। तो एक तो मर्मज्ञ होना चाहिए और एक मर्मी होना चाहिए। तो मर्मी और मर्मज्ञ का खेल है। जैसे जीव और ईश्वर है ना, ऐसे ही इसमें भी 2 के अलावा तीसरा नहीं। ठीक है? समझ रहे? ये द्वैत एक तरह से चिकित्सा पद्धति है। इसमें मर्म की चिकित्सा जो एक मर्मज्ञ के द्वारा की जाती है और उसको यदि आप करते हैं तो ये फ्रीली अवेलेबल है। इसमें कोई इलाज लग रहा है? देखिए, यदि एक टेलीविजन आपने खरीदा, 5 लाख का टेलीविजन खरीदा बहुत बड़ा, उसके साथ एक रिमोट फ्री मिलता, तो क्या रिमोट दबाने के कहीं पैसे होते हैं? रिमोट तो आप कोई भी दबाएगा तो होगा। तो आप ये भी मत समझिए कि आपके दबाने से मरीज ठीक हो रहा। ठीक है? यदि एक छोटा बच्चा टीवी के सामने खड़े होकर रिमोट दबाता है और उसमें आस्था चैनल या DD1 DD2 आने लगता, मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सुनने लगते, बच्चा खुश हो कि भाई देखो मैंने तो मोदी जी को बोलने के लिए मजबूर कर दिया, मेरी वजह से बोल रहे हैं। तो पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो सिस्टम है। तो जब भी आप चिकित्सा करते हैं तो कभी ये मत मन में लाइए कि भाई आपकी वजह से मरीज ठीक हो रहा है या आपने किया तो ठीक हो गया। ये सिस्टम इनबिल्ट है, आप उसको समझ नहीं पाए। देखिए, यदि आप गाड़ी में इग्निशन आप चाबी लगाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट होगी, हो जाती है ना। गाड़ी में चाबी लगाएंगे तो आप घुमाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी स्टार्ट होगी। अब आप ये सोचेंगे अरे भाई मैं तो कितना बड़ा आदमी हो गया, देखो ये 4 क्विंटल की गाड़ी
मैंने चाबी घुमाते इसको स्टार्ट कर दिया, चला दिया, तो इसमें आपका कुछ है? आपकी बात तो तब है जब आप इसमें चाबी लगाएं, ये जो मेज है, और ये चलने लगे, ठीक है? तो आप कभी मत सोचिए कि भाई ये आपकी वजह से हो रहा है, ये सिस्टम है, इसको एक्नॉलेज कीजिए। आप ये समझिए कि इसमें पूरा बिजली के तार अंदर डले हैं, बल्ब आपने नहीं जलाया, ये इसके अंदर एक सिस्टम डेवलप है पूरा का पूरा इस हॉल में, और जिसको पता है वो क्या है, इसका पंखे का भी आनंद ले रहा है, वो इसका लैपटॉप का भी आनंद ले रहा है, वो क्या कहते हैं एसी का भी आनंद ले रहा है, और जिसको नहीं पता वो अंधेरे में रहेगा और गर्मी में रहेगा नहीं रहे। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको क्या एक्नॉलेज करना, ये सिस्टम ऑफ मर्म को एक्नॉलेज करना कि ये सिस्टम कैसा है, इसको आपको जानना चाहिए, और ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है। और हम ये कहते हैं कि आज के संदर्भ में यदि रियल सोल्यूशन हेल्थ प्रॉब्लम्स का है तो वो क्या है, मर्म चिकित्सा है। और हम बार बार कहते हैं कि यदि मर्म ये आयुर्वेद को विश्व की सबसे स्वीकार्य चिकित्सा पद्धति बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मर्म चिकित्सा का इंजन आयुर्वेद के सामने लगाना पड़ेगा। ये डब्बे के रूप में सारी की सारी पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि इसके परिणाम इतने सकारात्मक है, इतने तेज है, इतने बढ़िया है, और विदाउट एनी कोई पैसा खर्च होने की जरूरत नहीं। ये कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कैसे हम लोग इसको जान पाए, अंगन्यास क्या होता है, करन्यास क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं। पर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो शंख ध्वनि करते हैं, शंख बजाते हैं। कितने लोग शंख बजाना आता है, बजाते हैं? कभी कभी साल 6 माह में माता जी पिताजी कहते होंगे भाई आ जाओ, हमसे नहीं बजा, तुम बजा दो, यही तो बजाते हैं। तभी रोज तो कभी अपने से नहीं बजाते। माता जी पिताजी जब पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई अब हमसे नहीं बजता, जरा सा शंख बजा दो। छोटे बच्चों को कहते हैं। तो जब हम शंख बजाते हैं, नियमित रूप से शंख बजाने की परंपरा हमारी वैदिक या सनातन पद्धति में है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी हम शंख बजाते हैं तो हमारे गले के ये 14 मर्म प्रभावित होते हैं। तो हर व्यक्ति शंख बजाएगा तो अपने गले के 14 मर्मों को स्टिमुलेट करेगा, और वो बहुत सारे हमारे जो ब्रेन के, हमारी इंद्रियों के, हमारे जो मन के जितने भी से संबंधित जो मर्म बिंदु है उनको वो स्टिमुलेट कर सकता है। अब ये हजारों साल से ये सिस्टम था, लेकिन ये इसलिए नहीं बताया जाता था कि इसका दुरुपयोग न करें। दुरुपयोग करने का मतलब क्या, कई लोग ऐसा करने लगते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से। हम लोग कहते हैं कि भाई इसको जब आप चिकित्सा करेंगे तो किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम्हारे पे ये दिक्कत थी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मुझे तो सिद्धि मिल गई है, ठीक है, और जो भी चढ़ाना तुम यहाँ चढ़ा दो, मैं पैसे छूता नहीं। ऐसा नहीं करना। फिर किसी को कहा कि भाई तुम्हारा घुटना खराब हो गया, 5 लाख रुपए लगते हैं, अब ऐसा हम ठीक कर देंगे, 1 लाख रुपया लेंगे, और इसमें हम एक दवाई बना के दे रहे हैं, इससे घुटना ठीक हो रहा है, मर्म कर रहे हो और कह रहे हो क्या 1 लाख रुपए की दवाई बनी है, इसमें सोना भी डला, चांदी भी डली है। तो ये बेवकूफी का काम, और जिस दिन आपने कर लिया, देखिए ये आपको मैं बता दूं, मर्म चिकित्सा सिर्फ फिजिकल मेडिकल साइंस नहीं है, स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस है। इसके साथ किया गया कोई भी अपराध आपको ही भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रोग जब हम कहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए, 2 दिन से मैं इसको बता नहीं पाया, बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं तो गले में क्या करते हैं, ये रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, बिना इसके कभी नहीं करते, ठीक है। जब भी आप बिजली पर काम करते हो तो क्या करते हो, हाथ में क्या पहनते हो, हाथ में क्या पहनते हो, मत पहन के एक बार छू के देख लो इस तार को, ठीक है। एक्सरे में जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग, लेड एप्रन पहनते हैं, मत आपको दिख रही है वो एक्सरे। ऐसे ये नेगेटिव एनर्जी जो ये हम कहते हैं जो रोग होता है, 2 बच्चे पैदा हुए, ये 2 बच्चे यदि जुड़वा पैदा होते हैं, एक बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है और एक बच्चे को क्या होता है, स्वस्थ होता है। क्यों हो गया उसको, उसके पूर्व के कुछ कर्म थे, प्रारब्ध था, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई। तो यदि प्रारब्ध में हस्तक्षेप करेंगे तो क्या होगा, कौन भुगतेगा, वो नहीं भुगतेगा तो वो भुगतेगा जो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो उसको कैसे समझना चाहिए कि डोंट बी ए गारंटर ऑफ दिस होल प्रोसेस। आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया गाड़ी के लिए, ठीक है, और गाड़ी के लोन लेते समय एक गारंटर होता नहीं होता, कि जो यदि आप नहीं दोगे तो कौन देगा, वो गारंटर। कभी भी गारंटर मत बनिए। आप ये क्या कहिए, गारंटर, डोंट बी ए गारंटर इन द होल प्रोसेस। हम लोग कभी हम देखते भी नहीं मरीज को, हमने कहा कितने मरीजों को देखा, क्या देखा, हमें क्या लेना देना। ईश्वर ने उसको आज किसी रूप में हमारे पास भेजा, हम ईश्वर का स्वरूप समझकर उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, और ईश्वर की मर्जी से कर रहे हैं, बाबा की मर्जी से कर रहे हैं। बाबा जाने, हम नहीं जानते, हम गारंटर नहीं, हम तो उसके कहने पे। आज बाबा ने चाहा कि वो ठीक हो तो यहाँ आया, हमारे कहने से ठीक नहीं हुआ। ये भाव जब आप रखेंगे तभी ठीक होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि ये चीजें, जो चीज अच्छी होती है, व्हाट्सएप पे कोई अच्छी चीज आती है तो आप क्या करते हो, शेयर करते हो। अपने किसको करते हो, जो फास्ट फ्रेंड हो, अपने फैमिली मेंबर्स हो। फैमिली मेंबर को शेयर करने वाला फैमिली मेंबर को करोगे, हंसने हंसाने वाला होगा अपने फ्रेंड को करोगे। कोई बहुत
100 रुपया या 200 रुपया उससे लूं, ऐसा नहीं करना। तो आपकी ड्यूटी क्या है कि मर्म चिकित्सा के वहाँ एक हो गया, जहाँ दोनों पैराइटल मिल रही है वहाँ दूसरा हो गया, जहाँ दो पैराइटल और ऑक्सीपिटल मिल रही है वहाँ तीसरा हो गया, जहाँ ये मेस्टॉइड और ये क्या कहते हैं ये टेम्पोरल और ये सारी चीज मिल रही है वहाँ एस्टेरियल हो गया। तो दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, 3 इधर ऊपर हो गए, तो कितने सीमंत हो गए? 5 सीमंत हो गए। इसके साथ साथ ये अधिपति मर्म होता है, यहाँ पे स्थपनी होता है, इसके नीचे श्रृंगाटक होता है, नीचे फणा मर्म होते हैं, कान के पीछे विदुर मर्म होता है, और हमारे जो पार्श्व में जो टेम्पल होती है उसमें अपांग और आवर्त होता है। इस ढंग से गले के ऊपर 37 मर्म, 23 मर्म ऊपर और 14 गले में, इस ढंग से 37 मर्म स्थान होते हैं। और हाथ और पैर में 11-11 के हिसाब से 44 होते हैं, फ्रंट में 12 होते हैं, पीछे 14 मर्म होते हैं। इस ढंग से यदि आप देखें तो ये मर्मों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इससे क्या क्या बीमारियां ठीक कर सकते हैं इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। मर्म चिकित्सा को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। सेल्फ मर्मोथेरेपी का मतलब क्या, हम अपने को कैसे बीमारियों से ठीक रख सके, इसलिए हमें अपने मर्मों को स्टिमुलेट करना, तो उसको सेल्फ मर्मोथेरेपी कहते हैं। इसको स्वमर्म चिकित्सा भी कहा है। दूसरा थेरेपेटिक मर्मोथेरेपी और क्यूरेटिव मर्मोथेरेपी का मतलब यह है कि मर्मों के माध्यम से रोगी की चिकित्सा यदि चिकित्सक के द्वारा की जाती है तो उसको मर्म चिकित्सा कहते हैं। लोगों ने कहा कि भाई मर्म के आगे चिकित्सा कैसे लगा सकते हो, मर्म का मतलब तो मारना होता है। तो जब भी कोई आपसे ये प्रश्न पूछे तो आप उससे कहिए कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। जो भी क्रिया क्या है जो व्याधि का हरण करती है उसको हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। तो मर्म के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मर्म चिकित्सा कहने का अधिकार हमारा है, कहीं कोई गलत नहीं। फॉलोअप मर्मोथेरेपी का मतलब क्या कि आपने किसी बीमारी में आपने मर्म का चयन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, उसकी लोकेशन को ठीक से बताया, और उसके बाद मरीज को कहा कि भाई इसको स्टिमुलेट करना, तो दैट काइंड ऑफ मर्मोथेरेपी इज नोन एज मर्मोथेरेपी। वो क्या कहते हैं, फॉलोअप मर्मोथेरेपी। ये छाती की बीमारियों के लिए आनी उर्वी, फिर इसके हाथ के लिए डायबिटीज और लिवर स्क्रीन की बीमारियों के लिए ऊपर और नीचे की जो हमारे अम्लाइकस से नीचे की बीमारियां होती हैं उनके लिए इंद्रवस्ती मर्म होता है। और ये मर्मों के का डिस्क्रिप्शन है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसमें सारी एक किताब भी मेरी है, डाउनलोड कर सकते हैं mrityunjaymission.org पे। उसमें वीडियोज हैं छोटे छोटे, उसको समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सुश्रुत पढ़ेंगे, अष्टांग पढ़ेंगे, चरण त्रिमर्मी अध्याय पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये मर्मों की स्थिति है, ये हाथ के मर्म है सेल्फ मर्मोथेरेपी में, ये डिफरेंट डिजीजेस में हम लोग कैसे करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्मो पॉइंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। देखिए आपको मैं बता दूं, जब तक यदि आप इस पंखे को ये बंद करना चाहते हैं, ये लाइटों को बंद करना चाहते हैं ना, ठीक है, ये लाइट बंद करना चाहते हैं, अब आप इसके ऊपर नीचे हथौड़े से ठोकते रहें। यदि ऊपर नीचे ठोकते रहेंगे तो क्या लाइट बंद होगी या जलेगी? कहां पे होगा? जब हम इसको सही जगह पे करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मर्म को आइडेंटिफाई कीजिए, सही उसकी लोकेशन को जानिए, तभी आप उसके परिणामों को देख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। आप सोचें कि मैं कहीं भी कुछ भी करूं और मर्म के परिणाम मिल जाए तो मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ताले में चाबी उस जगह पे लगाने पर ही चाबी लगाएंगे तभी ताला खुलेगा, अन्यथा ताला नहीं खुलेगा। इसलिए इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन महर्षि सुश्रुत ने इस ढंग से वो मतलब हमें समझाने की वजह से हमें नहीं लिखे कहाँ होता है, मोटा मोटा बता। तो वो विधियां हम लोगों ने डेवलप की है कि हर मर्म बिंदु को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसकी एक टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की है। जैसे हमने बताया कि यदि हम मुट्ठी को बंद करेंगे, बीच की उंगली जहां पर स्पर्श करेंगे, उसको तल हृदय कहते हैं। कल मैंने उसका डिमोन्स्ट्रेशन कराया था। पैर में कैसे होता है, इंद्रवस्ती कहाँ होती है, क्योंकि इसको सबसे पहले इन मर्मों को हम लोगों ने अपने शरीर पर महसूस किया। वर्षों तक इन मर्मों का अभ्यास हमने पहले अपने शरीर पे किया। तो अपने शरीर से करने के बाद जब हम इसको समझ गए कि कितना पेन होता है, कितना क्या होता है, किसमें कैसा एक्सपीरियंस होता है, कहाँ पे टेंडरनेस होती है, क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको दूसरों तक ले जा सके। इसलिए इसको समझना चाहिए। ये मर्मोथेरेपी है लोअर एक्सट्रीमिटी की, एंड इन मोस्ट ऑफ द डिजीजेस इसमें क्या होता है कि इलाज आज के संदर्भ में नहीं है, और मर्म के माध्यम से हम लोग ये चिकित्सा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये समझना कैसे है बच्चों के लिए, कि इसके लिए टीचिंग, ट्रेनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं, मरीजों को आपको दिखा रहे हैं सामने कि कैसे उसके परिणाम है, कितनी जल्दी मरीज ठीक होता, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो रोगी 10 साल तक, 20 साल तक, 5 दिन तक, 20 दिन तक ठीक नहीं हो रहा था, इंजेक्शन लगाने से, ऑपरेशन से ठीक नहीं हो रहा था, वो मर्म के माध्यम से ठीक हो सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो टीचिंग ट्रेनिंग के साथ साथ एक जो सिस्टम है इसको नोट कर लीजिए, इसकी फोटो ले लीजिए, कैसे मर्म को पढ़ना है आपको। सबसे पहले स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट है।
स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है, कितने मर्म होते हैं, कहाँ होते हैं, इसके आग्नेय है, इसके क्या कहते हैं, आघात का क्या असर है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या है, इसके गुण क्या है, तो इसका वर्गीकरण क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है। जब ये आप समझ जाएंगे तो इसमें मास्टरी इन द सब्जेक्ट में कुछ और किताबें पढ़िए, जो जो चीज आपको मिलती है मर्म से संबंधित उसको दिखिए, फिर विजुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कीजिए अपने ये जो आपका क्लिनिक है इसमें आप जाएं तो लोगों का विजुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें। फिर उसके बाद क्या कीजिए, धीमे से गुरुजी के पास घुसिए कि गुरुजी इसमें मैं भी खड़ा होऊंगा, मैं भी इसमें सीखूंगा, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी जो जानकार है उसकी देख रेख में मर्म का स्टिमुलेशन कीजिए एंड देन यू आर एबल टू डू द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। समझ रहे? तो इस ढंग से आपको मर्म चिकित्सा सीखनी है। मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे रोगी है, क्योंकि देखिए इसमें मुझे इसको सीखने में लगभग 36 वर्ष का समय लगा। 36 मिनट में हम लोग इसको नहीं बता सकते। इसको आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे इसमें इंटरेस्ट होगा, वीडियोस देखेंगे, इसके किताबें पढ़ेंगे तो आपको एक अनुभव होगा और आप इसके परिणामों को जानने के लिए इच्छुक होंगे। और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास एक ऐसा वेपन है कि पूरी दुनिया आपके आगे पीछे होगी। और मैं नहीं समझता कि यदि मर्म चिकित्सा के जो परिणाम है उनको देखकर कोई भी कभी कोई कहे कि ये चमत्कार कर रहे हो, कहना कोई चमत्कार नहीं, तो विज्ञान है। ये कोई चमत्कार थोड़ी है कि अंधेरे कमरे में मैंने बिजली बंद कर दी और लाइट आ गई तो कोई चमत्कार है क्या? ये क्या है? ये विज्ञान है। तो ऐसे ही मर्म को स्टिमुलेट करके रोग को दूर करना चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, ये क्या है? एक विज्ञान है। ये आयुर्वेद का विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है। इसी को इसी भाव से करना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सभी बच्चों से विशेष रूप से निवेदन है, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 आज से आप मर्म चिकित्सा के एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे। मर्म चिकित्सा का प्रोपोगेशन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे और इसके आगे इस पर शोध करेंगे। देखिए कहीं भी ये नहीं है कि जो मैंने कर दिया वो एंड है, इसके अलावा इस पे अनंत संभावना है। इसके लिए आप कार्यरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन हो तो बस खोल के पानी दीजिए इसमें। आप खोलिए खोलिए कीजिए, कोई बात नहीं, सब देंगे। जी आपकी पेशेंट आपकी पेशेंट नहीं है, जब आपकी पेशेंट आएंगे तब बनाइएगा, आपको बुलाया जाएगा। कितने बजे निकलना है? पीछे करेंगे। ठीक समझ रहे? कम हो गया ना भाई, ताली बजा दीजिए। पी सकते हैं आप, इस हाथ से पानी पीना है। ठीक समझ रहे हमारी बात? लाइन के मार्क कर दें के पॉइंट्स। इनको कहाँ रहते हैं आप? चौबे को, तो इनको रोज लाना है डॉक्टर के पास, है ना? जब तक बिल्कुल ठीक ना हो तब तक इनको ले आइए या भर्ती कीजिए। ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए बच्चों के लिए कि कितनी जल्दी काम करती है ये चीज, है ना? जो भी पेशेंट यहाँ आएंगे वो अपने किस वेदना में वो जी होगी, कितना उसने पूरी जिंदगी में समझौते किए होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे तो चल नहीं पाई होगी। यदि वो चिकित्सा उसको 20 साल पहले 25 साल पहले मिलती तो वो ठीक हो सकती थी, है ना? तो आप उस धरातल पे जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि भाई ये इससे बड़ा बाबा की सेवा करने का अवसर नहीं है। ठीक समझ रहे हमारी बात? तो ये आप समझ लीजिए कि 1 वर्ष इन्होंने कैसे काटा होगा। यदि यही चिकित्सा इनको 1 वर्ष पहले मिल जाती तो, और यदि जिस समय इनको ये अटैक हुआ था उसी समय तल हृदय मार्ग दबा दिया जाता तो
ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन ये प्रारब्ध का खेल है, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। और आज उन्होंने चाहा तो हम गारंटर नहीं, हम नहीं ठीक कर रहे, हम कहीं गारंटर नहीं है, समझ लेना। आप भले हो, हम नहीं गारंटर। हम तो ये है कि आज भगवान ने ठीक करना था तो आज यहाँ आए, आज में से उनका अवसर मिला, किए। ठीक है, ऊपर करिए पैर। और कभी भी जब भी किसी व्यक्ति के पैर छूने का अवसर मिले, आपको ये ना लगे कि ये छोटा है, कोई बड़ा है, किसी की औरत है, कोई पुरुष है। ये सोचिए कि 84 लाख योनियों में कौन मेरा माता था, कौन मेरा पिता था, कितनी इन लोगों ने सेवा की। आज मुझे सेवा का अवसर समझ नहीं बात। जिस दिन आपके मन में ये भाव होगा तो आपको कभी नहीं लगा। हमें तो लगता है कि हजारों लाखों लोगों के पैर छूने को हमको मिलते हैं, तो हमारे तो पुण्य है, ठीक है। और हमें उन लोगों के प्रति अपने, पता नहीं कौन किस जन्म में मेरा माता रहा होगा, कौन पिता रहा होगा, उसका कर्ज चुकाने का अवसर है, ठीक है। तो इस भावना से आप लोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर उठाइए बाबा। चलो अपने हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, चलिए। अब इनकी चाल में परिवर्तन आप देख सकते हैं ना। हाँ चली जाएंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्रीमती उषा सिंह। मेरे कंधे की प्रॉब्लम से शुरू रहा था, वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था। अभी सर के ट्रीटमेंट से आप कब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? अभी जस्ट तुरंत आज ही लिए, अभी तुरंत विदिन 2 मिनट। क्या किए सर ने कुछ हाथ में प्रेशर दिया जो मर्द मर्द चिकित्सा है, क्योंकि सभी इससे आपको काफी राहत, तो वो क्या कहना चाहेंगे? इससे हमको काफ़ी विश्वास है कि लोगों के लिए कोई संदेश? सब लोग सर जैसे कह रहे हैं उसको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग अपनी दैनिक जीवन में अच्छे से रह सकते हैं। मेरा हेल्थ कार्ड है जी मैम। अभी आप मेरा नाम संगीता शर्मा है। मैं सन 2008 से अपना इलाज करा रही हूँ। किस चीज़ का इलाज आप करा रहे हैं? ये मेरे को स्लिप डिस्क और ये बैक पेन है। मैं सन 2008 से इलाज करा। यहाँ तक कि मैं लखनऊ में PGI से भी, वहाँ भी 1 साल इलाज करा, लेकिन फायदा मेरे को नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कल मैं आई, पेपर में पढ़ के, हाँ, दैनिक जागरण में निकला, उसी को पढ़ के मैं आई तो कल मेरे को डॉक्टर साहब जो इलाज किए, मेरे को काफ़ी आराम हुआ। मैं सपोर्ट से आई थी, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से आई थी। आप कहाँ से आएंगे? आप कहाँ से आए हो? मैं यही वाराणसी महमूदगंज। आज आप पैदल चल के आए हो आप अभी यहाँ? हाँ, यहाँ पर मैं बिना सपोर्ट के आ गई। कल ही मैं बिना सपोर्ट के चली। कई दिन से आप आ रही हैं? 3 दिन की कार्यशाला रही। कल से आ रही हैं आप? नहीं, चल का मतलब क्या है? नहीं, कितने दिन से आ रही हैं आप? यहाँ पे कल आई थी। कल आइए, वो आ जाए। कितना फायदा आपको मालूम चल रहा है? कितना फायदा हुआ है? कितना फायदा हुआ आपको? मेरे को फायदा परसेंटेज में क्या मैं कितना? 8 आना, 4 आना, 12 आना? नहीं, 8 आना तो लगभग हो ही गया। मतलब 50% में कुछ आ रहा। पहले क्या दिक्कत होती थी और अभी क्या, कैसा महसूस कर रही हैं? कल हमें लगे लगभग आधा कुछ फायदे में, और अभी तो आई ही हूँ, अभी तो नहीं ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट नहीं, हमारी नहीं आ रही है ज़्यादा, और 75% हो जाए मेरा। बढ़िया तो हमने दिखा दवा चल रहा है। सर आ गया सर, इनको भी कर दीजिए, जाएंगे सर। हाँ बैठो जरा, ये भैया अपना मतलब क्या नाम है आपका? अपने यहाँ के सारी पैसे भेज दिया, बाकी 15 नंबर OPD में हम लोग रहते हैं, जल्दी आ जाइए। सर थायराइड